आदाब नाजरीन, खबर खास में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खबर खास में आज बात करेंगे जीएचएमसी इंतखाबात में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। ये बल्दिया का इलेक्शन है, बात हो रही है कि ऐसा दिख रहा है कि हम हिंदुस्तान का एक नया वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन कैपिटल है। आप लोगों को सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल ट्रैवल होना है। నైతిక హక్కు ఈరోజు కేటీఆర్ కున్నదా కేసీఆర్ కున్నదా అని మాట్లాడతాం। नाजरीन, हैदराबाद के जीएचएमसी इंतखाबात इस बार बहुत ही मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार के गली के इलेक्शन में दिल्ली से भी लीडर आ रहे हैं। वजह यही है जीएचएमसी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकल इश्यूज कहीं खो गए हैं, अवामी मसाइल से फरार हासिल किया जा रहा है। कौमी लीडरों की जानिब से हालांकि जीएचएमसी इंतखाबात में इलाके के अवाम के मसाइल पर बात होनी है, लेकिन बातें कुछ और हो रही हैं। टीआरएस कहती है कि हमने काम किया है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। बीजेपी हैदराबाद की कुछ और तस्वीर दिखा रही है, तो कांग्रेस भी मौजूदा हुकूमत को तानाशाह हुकूमत बता रही है। एमआईएम इस बार टीआरएस के खिलाफ है। सभी पार्टियां टीआरएस को तनकीद का निशाना बना रही हैं। कुल मिलाकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस बार के जीएचएमसी इंतखाबात में झोंक दी है। खासकर बीजेपी ने इस इंतखाबात में कौमी लीडरों को भी झोंक दिया है। बहरहाल हैदराबाद की तरक्की में किस पार्टी का कितना ताउन है, इसका सहरा हर पार्टी अपने सर बांध रही है, लेकिन अवाम क्या फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं तर्जुमान बीजेपी दानिश इकबाल, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आरिफ सुल्तान जो कि टीआरएस लीडर, और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल तो मैं अनीसुर रहमान से करूं, क्योंकि वो काफ़ी इस मुहिम में बहुत कुछ देखा है, लीडरों से बातचीत की है। मुख्तलिफ है इस बार का जीएचएमसी इंतखाबात। अनीसुर रहमान, इस इंतखाबात में नया क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ दिख रहा है। हर लीडर ये कह रहा है कि गली के इलेक्शन में दिल्ली के लीडरों की आमद क्यों? अनीस। जी जिलानी, काफ़ी तब्दीली आई है तेलंगाना में। ख़ासतौर पर मैं हैदराबाद की बात करूंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बल्दिया के इंतखाबात में ऐसा लग रहा है कि ये कोई कौमी जो है तर्ज का कोई मेला है ये, या नेशनल गेम की तरह, अगर मैं आप इजाज़त दे तो कहूँ जी। काफ़ी लीडर्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी के लीडर्स। हर दिन कोई ना कोई बड़ा लीडर यहाँ आ रहा है। लोग एक तरह से अचंभे का शिकार हैं कि ये क्या हो रहा है। और सबसे अहम बात जो है वो है बयानबाजी की। रोजाना लोग एक तरह से पूछ रहे हैं, वैसे तो जर्नलिस्ट मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कल कौन से इशू पे जो है दिन भर बहस होगी। तो एक कुछ इस तरह से बिल्कुल नए तर्ज का यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। नया तर्ज। इलेक्शन की मुहिम पहले बहुत ही जो है सादगी से हुआ करती थी, इश्यूज पर बात होती थी। खासतौर पर हैदराबाद की अगर बात करें, अभी तो शहर बहुत ज्यादा जो है मॉडर्न हो चुका है, लेकिन मोरियों की बात होती थी, पीने के पानी की बात होती थी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती थी, क्योंकि ये मजालिस मुकामी के इंतखाबात हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है। जी जिलानी, हमारे साथ दानिश इकबाल भी हैं दिल्ली से, इत्तेफाक से वो भी दिल्ली से जुड़े हैं बीजेपी से। दानिश इकबाल, छोटे मसाइल, अवामी मसाइल और बल्दी है मजालिस मकामी के इंतखाबात हैं, इसमें इतनी बड़ी ताकत बीजेपी क्यों झोंक रही है? सवाल उठ रहा है जीएचएमसी के इंतखाबात में। दानिश इकबाल। जिलानी साहब, देखिए, जो सवाल उठ रहा है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचनाएं हैं उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो बड़ा मंत्री हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सब एक समान होते हैं और सब पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और सब पार्टी के लिए ही काम करते हैं। आपने बिहार का भी चुनाव देखा होगा, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देखा होगा, अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं, लोकल बॉडी के ही चुनाव होने वाले हैं। तो सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं या जो बड़े जनरल सेक्रेटरीज है, नेशनल सेक्रेटरी, सारे के सारे जम्मू कश्मीर में प्रवास कर रहे हैं, दौरा
कर रहे हैं और वहां पे लगे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संरचनाएं हैं, कार्यशैली है कि बड़ा से बड़ा नेता भी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में हर चुनाव में काम करता है। हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है कि चुनाव में जाना और चुनाव सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि चुनाव जीतना, और उसी उद्देश्य से हम चुनाव लड़ते हैं। और हमारे लिए चुनाव चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडी का हो, लीडर और इलेक्शन एक समान है आपके लिए, आप इसी इशू को लेकर काम कर रहे हैं। आरिफ सुल्तान हमारे साथ जुड़े। आरिफ सुल्तान, टीआरएस अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है और उसको भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गली के इलेक्शन को दिल्ली का इलेक्शन बनाया जा रहा है। खैर, करना क्या चाहते हैं आप लोग? तो अपना कार्ड दिखा रहे हैं लेकिन तशवीश में भी है आप कि क्या कुछ होगा हैदराबाद में। आरिफ सुल्तान। जिलानी भाई, पहले तो मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहता हूं जी, और हमारे दानिश भाई को भी मैं वेलकम करता हूं इस डिबेट में, और हमारे अनीस भाई को भी। देखिए जिलानी भाई, मैं जो है 15 साल 14 साल की एज से जो है MCH के इलेक्शन, जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से जब से मैं देख रहा हूं, और हम सिद्दीपेट से है तो सियासी सूझबूझ बहुत अच्छी रहती है हम लोग की, सिद्दीपेट वालों की जी। इसलिए जो है खास तौर से मेरे को तो ताजुब इस बात का दिख रहा, ये गली का इलेक्शन को जो है दिल्ली का इलेक्शन बना के, अरे प्राइम मिनिस्टर तक कल आ रहे हैं भाई। ताजुब हो रहा है, ये क्या है? ये खंभों का लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, अपने वाटर का और स्ट्रॉन्ग वाटर का, और आप क्या बोलो ब्रिजेस, रोड्स, इस पे होता हेल्थ, सिटी का हेल्थ का, वो इसके ऊपर होते चीजें। आप जो है ऐसे चीजों को ला रहे हैं इसमें कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या है भाई? ये अब तक ऐसा फिरका वाराना तौर पे कभी नहीं हुआ है। जब पहले भी बीजेपी जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट करती थी दमखम के साथ, नरेंद्र थे वो जमाने में, नरेंद्र थे, उसमें बड़े बड़े लीडर थे, इंदिरा सेना रेड्डी थे, बड़े बड़े लोग थे, मगर ऐसा तो बंडारू दत्तात्रेय थे, ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा। अरे काबिल लोग थे भाई, चिल्लर लोगों को बना दिया गया है। एक कारपोरेटर को लेके आके दुबाक के इलेक्शन की प्रेसिडेंट बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। एक रास्ता खुला है बीजेपी के लिए अब तेलंगाना में। दुबाक का इलेक्शन अहम दरवाजा साबित हुआ है दाखिल होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पानी का बुड़बुड़ा है। ये बुझने से पहले जो है ना, दिया ऐसा ही भड़कता ज्यादा, क्योंकि एक फ्लुक में आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दुब्बाक के इलेक्शंस के कुछ और चीजें थे, क्योंकि वहां पे निशान का भी प्रॉब्लम हुआ, दूसरे भी चीजें हुए, क्योंकि हमारे वोट दूसरों को ट्रांसफर हो गए निशान गलत रहने से। तो ये फ्लुक में ऐसा एक सीट है, उसके ऊपर ये लोग नाच रहे हैं और जो है गली के इलेक्शन को दिल्ली के इलेक्शन बना दे रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करते हैं भाई आप? क्या ठीक है, बयानबाजियां भी बड़ी अजीबोगरीब इस बार के इलेक्शन में है। दानिश इकबाल, इस बार जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम, हैदराबाद की अवाम इस बात में तशवीश में है कि अवामी मसाइल, जो बेसिक इश्यूज हैं, अवाम के जो बेसिक मसाइल हैं, उस पर बात नहीं होकर के बयानबाजी बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। मैनिफेस्टो कुछ और होता है और बयानबाजी कुछ और होती है बीजेपी के लीडरों की। क्या जीएचएमसी के इलेक्शन में उटपटांग बातें करना जरूरी था लीडरों का? मैं बता रहा हूं, देखिए जिलानी भाई, हमारे बड़े भाई टीआरएस के क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? अगर मोदी जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, परेशानी क्यों हो रही है भाई आपको? ये बताएं आप बड़े भाई। दूसरी बात ये देखो, आप वहां पे क्या है, आप लगातार जो है 15 साल से एक जो है पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है हर जगह, चाहे वो MIM हो, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। उसी प्रकार से अगर टीआरएस में देखिए तो पिता, बेटी, बेटा, भाई, परिवारवाद का जो है वो परिवारवाद को खत्म करना है। देखिए मोदी जी जब से आए हैं, देश में जहां जहां भी परिवारवाद रहा है, वंशवाद रहा है, जातिवाद रहा है, वहां की राजनीति को खत्म किया है और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। उसी विकासवाद की राजनीति में एक अगली कड़ी जो है वो तेलंगाना है, और उसकी शुरुआत इस जो जीएमसी का चुनाव हो रहा है उससे हो रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े आप पार्टी और लीडरों पर तनकीद करते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन हैदराबाद में सवाल यह है कि जो बयानबाजियां हो रही हैं कि आप ऐलान करते हैं। पहले एक सवाल तो यह बना था कि जीएचएमसी इलेक्शन से पहले सैलाब आया हैदराबाद में, उस सैलाब में बीजेपी के लीडर कहीं नजर नहीं आते, पहला सवाल यह था। और अब इलेक्शन में सारी लीडरशिप यहां नजर आती है, बल्कि कौमी लीडर नजर आ रहे हैं। तो अवाम भी यही जानना चाहते हैं कि आप हमारी मुसीबत के वक्त कहां थे?
देखिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल जो नेता थे वो लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे, और दिल्ली से मैं बता दूं आपको कि दिल्ली से भी केंद्रीय टीम जो थी, युवा मोर्चा की टीम जो थी, उसने यहां से जो है सामग्री तक रवाना करने का काम किया है तेलंगाना के गांव में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता नदारत थे। लेकिन आप ही की पार्टी के जो यहाँ के रियासती सदर है उन पर यह इल्जाम है कि 10,000 की जो इमदाद थी उसको रुकाया बीजेपी ने, और फिर बाद में ये कहते हैं कि हम 25,000 रुपए देंगे। ये इल्जाम भी लग रहा है। छोटी देखिए, नहीं बिल्कुल बेबुनियाद और छोटी बातें हैं, ये बिल्कुल निम्न स्तरीय बातें हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और 10,000 और 20,000 की बातें करना मुझे लगता है कि ये तुच्छ राजनीति का उदाहरण है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप आरोप लगाइए, आरोप में दम होनी चाहिए, आरोप में जो है लॉजिक होना चाहिए। इस तरह का आरोप मैं चाहे वो टीआरएस पार्टी के नेता हो चाहे एमआईएम पार्टी के नेता हो, इस तरह के आरोप की मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। के लीडर आरिफ सुल्तान हमारे साथ। आरिफ सुल्तान, आपकी पार्टी इसी इशू को उठा रही कि बीजेपी ने जो फौरी इमदाद दी जा रही थी उसको बंद करवाया, आपने ये इशू रेस किया है अवाम में। आरिफ सुल्तान 100% रुकाया, और रही बात अगरचे नहीं रुकाते होते तो आप इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि हमको जो है ना एतराज नहीं है, आप दीजिए, समझे ना। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप ये बोलिए, मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूं मेरे छोटे भाई इकबाल साहब से, दानिश से, कि भाई आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक किस पे करते? सर्जिकल स्ट्राइक बोलते किसको? ऐसे आदमी जिसको सर्जिकल स्ट्राइक उसको अपने प्रेसिडेंट बना दिया। अब आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप 1 रुपये की चीज नहीं दिया फ्लड में। आप जो हमारे प्लानिंग कमीशन जो देती है 140 लाख रुपए, वही आपने हमको दिया, और क्या दिया? 2 लाख। दानिश इकबाल, हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, रोहिंग्यास की बात हो रही है, पाकिस्तान के दहशतगर्दों की बात हो रही है। जी ये क्या जीएचएमसी का इशू है? ये क्या जीएचएमसी की बातें हैं? मैं जवाब देता हूं। देखिए जो कंपनसेशन की बात कर रहे सरकार उनकी है, और सरकार को यह तय करना चाहिए थे, उनकी सरकार को मालूम था कि चुनाव आने वाला है और इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करने वाली है, तो सरकार को यह तय करना चाहिए था कि जो कंपनसेशन है वो चुनाव आयोग के तारीख जो है निश्चित करने से पहले दिया जाए। आप कंपनसेशन को रोक करके रखे हुए थे ताकि चुनाव से पहले दिया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए, तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत तो आपकी खराब थी, और आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार में आपने इतनी देरी क्यों की कंपनसेशन देने में? एक बात, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, जब भारत जो है सक्षम है और उसने करके दिखाया है सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है हमने, लेकिन उसके बावजूद जब आप लोग सवाल उठाएंगे, आप भारत सरकार से सवाल करेंगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबूत दीजिए, तो हम ये बार बार कहेंगे कि हम सक्षम है। क्या पाकिस्तान दिख रहा है आपको? हैदराबाद, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब है। आप लोग फिरका परस्ती, फिरका वाराना चीज को यहाँ पे फैला के वोट बटोरना चाहते हैं। दानिश इकबाल, एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी ये सवाल किया कि होम मिनिस्टर आपके हैं, किशन रेड्डी जो है मरकजी वज़ीर दाखिला हैं, ममलिकती वज़ीर दाखिला हैं, तो क्यों उनको हटाया जाए? वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको पता है, सारी जानकारी है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये सवाल भी उठ रहा है। देखिए जो इनपुट है, जो इंटेलिजेंसी रिपोर्ट है, उस पे जो है सरकार को रिपोर्ट आती है और सरकार अपने तरफ से कार्रवाई करती है। वो सरकार या कोई नेता के हाथ में चीजें नहीं होती हैं, वो सबूतों के आधार पर होता है। जो इंटेलिजेंसी एजेंसियां होती हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, वो उस पे कार्रवाई करती हैं। और निश्चित तौर पर अगर किशन रेड्डी जी ने कुछ कहा है और उसमें सच्चाई है, उनके पास रिपोर्ट आई होगी तभी उन्होंने कहा होगा, तो निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जिसको अक्ल नहीं है उसको बतलाइए कि भाई ये इंटेलिजेंसी इनपुट्स रहते हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन रियासती वजीर दाखिला इससे इनकार कर रहे हैं। रियासत के वजीर दाखिला, तेलंगाना के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर इससे इनकार कर रहे हैं। और रही बात रोहिंग्यास, वो कह रहे हैं कि रोहिंग्यास का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के पास भी है, मरकजी वजीर दाखिला के पास भी है।
ऐसा नहीं जिलानी कि भाई चीज पोशीदा है। जिलानी भाई देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले जो है 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, इनपुट आया था, उसके आधार पर गिरफ्तार किया है। तो क्या दिल्ली बदनाम हो जाएगी क्या इससे? अगर आपके यहाँ कोई चीज ऐसी है और सरकार करती है, आप देश के हिस्सा हैं, तो आपको स्वागत करना चाहिए। आप परेशान क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों होते हैं? आप रोहिंग्या को बचाना क्यों चाहते हैं? दिल्ली के ओल्ड सिटी को आप सर्जिकल स्ट्राइक पर लगा देंगे? जवाब दीजिए आप रोहिंग्या को, जिलानी भाई मेरा सवाल यह बनता है कि आप रोहिंग्या को बचाना क्यों चाहते हैं? आप जो है ओल्ड सिटी के चारमीनार के इलाके में जाइए, वहां के मुसलमानों के हालात देखिए। मैं नहीं, वहां पे जाकर के मुसलमानों के हालात देखिए। मैं गया हूं और देखा हूं कि चारमीनार में मुसलमानों के हालात क्या है। आप बारकस में जाकर मुसलमानों का हालात देखिए, आप याकूतपुरा में जाकर के मुसलमानों का हालात देखिए कि मुसलमान कितने गए गुजरे रह रहे हैं, कितने आर्थिक जो है मजबूर होकर के याकूत पूरा हो या जो है कभी आके आप क्या बोल, फिर क्या कुछ इमदाद दियो लोगों को, जो है लोन्स दियो। भाई मैं हैदराबाद में आकर के फिर करके गया हूं, तब कह रहा हूं। कभी आके फिरे, परसों फ्लड्स में कोई आए आपके लड्डा साहब आए, पूरा हैदराबाद घूम के आया, आपके लड्डा साहब आए ना, गड्डा साहब आए ना, कोई आए ना, क्या गए परसों फ्लड्स में? तुम्हारे यहाँ के लोकल लीडर्स दिख रहे ओल्ड सिटी में, लोकल के लीडर्स। यहाँ पे किशन रेड्डी साहब रहते, एक बार भी नहीं है जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ, वो एरिया भी किशन रेड्डी साहब का है। ओल्ड सिटी जहां मुसलमान डोमिनेंट एरिया है, उस एरिया के दानिश इकबाल एक सवाल ये भी बनता है, जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो देती है एक तरह से और बातें कुछ और करती है। अनीसुर रहमान, आपने तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टोज देखे और बीजेपी के जो बयानात हैं, टीआरएस के जो बयानात हैं, उसको भी आपने सुना। कितना तजाद है मैनिफेस्टो और बयानात में, आपने इस इलेक्शन में देखा है, बताएं। और आवाम का क्या रिस्पांस है इस पर? जी देखिए जिलानी, जो मैनिफेस्टोस हैं उसमें बिल्कुल जो बयानबाजी है वो नजर नहीं आती। उसमें बिल्कुल तरक्की की बातें हैं, उसमें पानी, बिजली और जो टीका साजी है, खासतौर पर कोविड की बात मैं करूंगा, फ्री टीका साजी की बात की है बीजेपी ने, लेकिन उसमें कहीं सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का जिक्र नहीं है। जिलानी में अभी थोड़ी देर पहले आपको आवाम जो मुझसे बात करते थे, मैं उसका तजिया पेश कर रहा था। मैं एक जर्नलिज्म का शागिर्द, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं। मैं अपने उस्ताद से बात कर रहा था। मेरे उस्ताद का ये मानना है कि जो जहां तक हैदराबाद तेलंगाना है, तेलंगाना को अब तैयार हो जाना चाहिए कि जिस तरह शुमाली हिंद में इलेक्शन से पहले बयानबाजी होती है वो यहाँ पर भी होगी। और जीएचएमसी का जो इलेक्शन है वो उसका एक टेस्ट साबित होगा कि क्या बयानबाजी जीतती है या फिर किस तरह लोग जो है किस तरफ वोट देते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज पर जो पहले बात होती थी, अब कहीं ना कहीं उसके साथ जज्बाती नारे भी लगाए जाएंगे। पहले सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाए जाते थे कि ये इस तरह की बयानबाजी करती है, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि पूरा ही माहौल जो है वो एक बयानबाजी का सा हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो जीएचएमसी का जो इलेक्शन है वो एक तरह से टेस्ट साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की आवाम के लिए। जी दानिश इकबाल, आरिफ सुल्तान, आप दोनों से एक सवाल है। बीजेपी और टीआरएस के होर्डिंग्स और बैनर्स को हमने बहुत गौर से देखा कि टीआरएस ने अपने सारे काम जीएचएमसी में होर्डिंग्स और बैनर्स पर बताए, लेकिन बीजेपी के यहाँ जो होर्डिंग्स लगी है उस पर सिर्फ हैदराबाद का जो सैलाब है जिसमें बस्तियां डूबी हैं, इलाके डूबे हैं, वो एक ही तस्वीर लगी है। कहीं भी होर्डिंग पर यह बताया नहीं जा रहा कि हम हैदराबाद के लिए ये चीजें डेवलप करेंगे। मैनिफेस्टो में जरूर बताया गया हो, लेकिन यही बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 दिया तो हम 25,000 देंगे, हम ई चालान माफ करेंगे गाड़ियों का, ठीक है, और हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हिंदू है तो हिंदू की बात करेंगे। जब आप सबका साथ, सबका विकास और विश्वास की बात कर रहे हैं तो फिर हिंदू है तो सिर्फ हिंदू की बात क्यों ना करें? यह आपके बंडी संजय का बयान है। दानिश इकबाल, क्या इससे जीएचएमसी का इलेक्शन जीता जाएगा? दानिश इकबाल, हेलो, हाँ, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। दानिश, मेरी आवाज आ रही है आपको? न्यूज़ 18 उर्दू, दानिश बोल रहा हूं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। जी, अनीस रहमान,
आरिफ सुल्तान, आपसे भी लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अनीस रहमान, जिस तरह से आपने कविता से बात की हालिया और महमूद अली साहब से भी आपने बात की, केटीआर ने होशियार हैदराबाद प्रोग्राम में बाकायदा कहा कि क्या अब ट्रंप आना बाकी है इस इलेक्शन को लेकर के, तो टीआरएस की कितनी तैयारी नजर आ रही है? इन लीडरों ने फोकस किन चीजों पर किया है अनीस रहमान इस इलेक्शन में? जी देखिए, जिलानी जब दुब्बाक का ज़मीनी इंतखाब का नतीजा आया तो उसके चंद ही दिनों के बाद टीआरएस ने जो यहाँ की जो है पार्टी है, जो उसने ऐलान कर दिया कि जीएचएमसी के इलेक्शन होंगे। बल्कि मैं ये कहूँ कि रियासती कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जो है जीएचएमसी के इलेक्शन होंगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि टीआरएस अब जो सूरत हाल है और उसको जो है टीआरएस एक तरह से जो है उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, और ये तमाम जो है जल्दबाजी में इलेक्शन का ऐलान भी हो गया और 21 दिसंबर को इलेक्शन भी होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि टीआरएस को बिल्कुल भी यही अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी शिद्दत के साथ इस इलेक्शन के मुहिम को अंजाम देगी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि टीआरएस जो है जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन हो रहा है उसको देखकर एक तरीके से अचंभे में पड़ गई है। जी जिलानी जी, दानिश और आरिफ सुल्तान जुड़ चुके हैं। आरिफ सुल्तान, एक चीज जानना चाहेंगे, टीआरएस अपना काम कर रही है जरूर है, लेकिन आपको खौफ किस चीज का है? अगर आपने काम किया है, आपने कई चीजें बताई है रिपोर्ट कार्ड में, तो भले ही दिल्ली से कोई लीडर आ जाए, खौफ किस चीज का है आपको? आरिफ सुल्तान। खौफ किसी बात का नहीं है। 100% 100 सेंचुरी मारेंगे हम जी, 100 सेंचुरी मारेंगे। खौफ किसी बात का नहीं है। हम सिर्फ यही बतला रहे हैं हमारे अपने अवाम को कि भाई इनसे बच के रहिए, इनसे होशियार रहिए, चौकन्ना रहिए। ये आपस में लड़ाने वाली पार्टी है, मिलाने वाली पार्टी है। सारी दुनिया को मालूम है कि बीजेपी क्या है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, रात दिन यही है इनका काम। हम एक ही बात बोल रहे हैं, डेवलपमेंट पे बात करो। इन्होंने कोविड में 1 रुपया नहीं दिए, कोरोना के टाइम पे 1 रुपया सेंटर से नहीं आया, फ्लड्स में 1 रुपया नहीं आया। और सबसे बड़ा हमारा ITIR, जो IT का इन्वेस्टमेंट रीजन था हमारा, वो जो पार्क था, जो 2014 से पहले जो है कांग्रेस ने देने का वादा किया था, वो जैसे ही बीजेपी आते वो रोक के बेंगलुरु भेज दी। वो अगर से आ जाता होता तो 4 लाख 5 लाख नौकरियां हमारे यूथ को मिलते थे, हमारे लड़कों को मिलते थे, हमारे यहाँ के जो है इकोनॉमी बूस्ट होती थी, और भी हम जो डेवलप करें और भी डेवलप होता था। यहाँ से लेके जाके बेंगलुरु में डाले। आप डेवलपमेंट पे बात करो ना, डेवलपमेंट पे तो आप दानिश इकबाल, डेवलपमेंट पर बीजेपी यहाँ बात नहीं कर रही है। दिल्ली से बड़े लीडर आकर भी यहाँ पर सिर्फ बांटने वाली सियासत कर रहे हैं, ये इल्जाम है टीआरएस का। टीआरएस के केटीआर जो यहाँ मिनिस्टर भी हैं जीएचएमसी में, वो ये कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, तेलंगाना का आपने कितना सपोर्ट किया, क्या मदद की, इस पर आप बात कीजिए। बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, इसीलिए वो मंदिर, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हैदराबाद, पाकिस्तान, इस तरह की बातें कर रही है, ये केटीआर कहते हैं। दानिश, मैं बता दूं, देखिए 15 साल से वहां तेलंगाना में सरकार किसकी है? एक बात, डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी रिपोर्ट कार्ड किसको देनी है? हम तो डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड टीआरएस तो दे रही है, केटीआर तो बता रहे हैं कि मैंने जो काम किया वो सारी चीजें रिपोर्ट कार्ड में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मदद स्टेट की करनी चाहिए थी, जो ताउन करना चाहिए था, वो नहीं किया है, ये इल्जाम लग रहा है बीजेपी पर। नहीं देखिए, मरकजी सरकार पर गवर्नमेंट ने वो सारी मददें की हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो जब साइक्लोन आया था उस वक्त हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर तरह से जो मुनासिब मदद हो सकती थी वो सरकार की है। ये बार बार जो हमारे, लेकिन टीआरएस का इल्जाम है कि हैदराबाद के सैलाब में 1 रुपए की मदद नहीं की बीजेपी ने, मरकजी सरकार ने। 500 करोड़ आपने गुजरात को दिया और 600 करोड़ आपने कर्नाटक को दिया, वही 1 रुपया नहीं दिया। तेलंगाना को 1 रुपया नहीं दिया, गुजरात को दिया आपने, कर्नाटक को दिया आपने, तेलंगाना को 1 रुपया नहीं दिया। प्रधानमंत्री फंड के तहत जो है तेलंगाना सरकार को पैसा भेजा गया है। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? आपके पास फिगर्स में बतलाता हूं, आपके पास फिगर से तो बोलिए, आपके पास फिगर से तो बोलिए। अरे भाई साहब, आपके प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ 600 करोड़ 2 रियासतों को डिक्लेयर किए।
1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। दानिश साहब, शायद आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, शायद आप उतना होमवर्क अच्छा करके नहीं है। आरिफ सुल्तान, दानिश को सुन लीजिए। जी दानिश, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जब कोरोना में जो प्रधानमंत्री के तरफ से जो पैसे जो लाए गए, जो दिए गए, उसमें भी सारे स्टेट को सारे मुहैया कराया गया, प्रदेश को भी। एक बात। दूसरी बात, आप जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिकता का, आप मुझे बताइए टीआरएस के नेता कि आप जिनके साथ गोदी में इनको लेके बैठा रखे हैं, जो कहते हैं कि पुलिस को हटा लीजिए, उसके बाद इस मुल्क का अंजाम देख लीजिएगा, वो छोड़ दीजिए, आपको देना चाहिए। देखिए वो अदालत में चल रहा मामला, वो इशू अलग है, वो जीएचएमसी से उसका लेना देना। लेकिन जीएचएमसी में आप आकर ये कहेंगे कि हम हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम हिंदू है, हिंदू की बात करेंगे। एक दूसरी पार्टी के, आप दूसरी पार्टी के एक रुकने असेंबली की बात कर रहे हैं। मैं आपके सैकड़ों लीडरों के ऐसे बयान सुनूंगा जिसको सुन के कोई मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करता। आप वैसी पार्टी में हैं, समझे ना? दानिश, टीआरएस सवाल ये कर रही है कि बीजेपी हैदराबाद के डेवलपमेंट में मरकजी सरकार से यहां की जो रियासती बीजेपी है उसने क्या मदद हासिल की, सवाल ये किया जा रहा है। देखिए, नहीं, सवाल तो यह है कि जो सरकार ने वहां की वर्तमान की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, हम तो उसको उजागर कर रहे हैं, हम तो उसको जनता के सामने रख रहे हैं कि ये 15 साल से जो सरकार चल रही है, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सरकार ने परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी प्रदेश को लूट रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश को परिवारवाद से बचाने के लिए आई है, परिवारवाद का नाश करने के लिए आई है, परिवारवाद को खत्म करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी स्तर की पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो जो है वहां पे शासन करेगी और जनता के हित की बात करेगी। कौन है बतलाओ, एक के बाद एक बोलो। नहीं, दानिश इकबाल, एक आखिरी सवाल ये है कि जीएचएमसी में आप आए हैं, ठीक है, जावड़ेकर आते हैं, फडणवीस आते हैं, आज जेपी नड्डा भी यहां पर हैदराबाद में है, लेकिन मैनिफेस्टो से हटकर आप फिर स्पीच में ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपने जो मैनिफेस्टो में कहा है वही आप जनता को बताइए कि हम आएंगे तो ये करेंगे। देखिए, जो मैनिफेस्टो में कहा है वही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, और हमारा मैनिफेस्टो जो होता है वो हमारे लिए हॉली बुक होता है। हर एक मैनिफेस्टो के शब्द है। आरिफ सुल्तान ये कह रहे हैं, अनीसुर रहमान ये कह रहे हैं कि कहीं ये एक ट्रायल तो नहीं है, एक टेस्ट तो नहीं है तेलंगाना में, आप अपनी पूरी ताकत झोंक करके देखें कि अगले इलेक्शन के लिए हम कितने तैयार हैं। दानिश, देखिए, हमने जिलानी भाई पूरी ताकत जो है बिहार में भी लगाई थी, और बिहार में भी हम जीत करके आए थे। उसी प्रकार से हमारी ताकत जो है जम्मू कश्मीर में भी लगी हुई है, बंगाल में भी लगी हुई है। हमारा संगठन इतना बड़ा है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास नेता इतने हैं, हमारे पास कार्यकर्ता इतने हैं कि हम सक्षम हैं कहीं भी जाकर के मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए। और हैदराबाद में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा मुद्दा वही है जो सरकार 15 साल में हैदराबाद जैसे खूबसूरत शहर को दे नहीं पाई है, उसको हम और खूबसूरत बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, और उस हैदराबाद को जो खूबसूरती है उसको हम पूरे दुनिया में लेकर जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम बात जनता। ठीक है, बहरहाल इस बार के जीएचएमसी इंतखाबात बहुत मुख्तलिफ हैं। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और दूसरी तरफ टीआरएस अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है। अब आवाम तय करेगी कि किसको चुनना है और किसकी बात पर यकीन किया जाए, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का खबर खास में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब। ये बल्दिया का इलेक्शन है, बात हो रही है कि ऐसा दिख रहा है कि हम